नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल और रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम कर रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरऑल टैली में हमारी टीम टॉप 5 में आने में सफल रही है। देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडेंट्स के नाम है पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश, पुणे के ही सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुशिल माथुर और गुवाहाटी के आनंदो भादुरी। साथियों, आज मन की बात में मैंने इन युवा विजेताओं को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। ये सभी इस समय फोन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्ते साथियों, मन की बात में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? हम ठीक है सर। अच्छा साथियों, मन की बात के जरिए देशवासी आप सभी के एक्सपीरियंसेस जानने को बहुत उत्सुक है। मैं शुरुआत करता हूं आदित्य और सिद्धार्थ से। आप लोग पुणे में हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूं। ओलंपियाड के दौरान आपने जो अनुभव किया उसे हम सभी के साथ शेयर कीजिए। मुझे मैथ्स में छोटे से इंटरेस्ट था। मुझे 5th स्टैंडर्ड में प्रकाश सर एक टीचर ने सिखाया था और उन्होंने मेरे मैथ्स में इंटरेस्ट बनाया था। मुझे कुछ सीखना मिला और मुझे करने का अपॉर्चुनिटी मिला था। आपके साथी का क्या कहना है? मैं सिद्धार्थ हूँ, मैं पुणे से हूँ। मैं भी क्लास 12 पास किया हूँ। ये मेरा सेकंड टाइम था IIMO में। मुझे भी छोटे से बहुत इंटरेस्ट था मैथ्स में और आदित्य के साथ जब मैं 6th में था, एम प्रकाश सर ने हम दोनों को ट्रेन किया था और बहुत हेल्प हुआ था हमको। और अभी मैं कॉलेज के लिए CMI जा रहा हूँ और मैथ्स एंड CS परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताया गया है कि अर्जुन इस समय गांधीनगर में है और कनव तो ग्रेटर नोएडा के ही है। अर्जुन और कनव, हमने ओलंपियाड को लेकर जो चर्चा की, लेकिन आप दोनों हमें अपनी तैयारी से जुड़ा कोई विषय और कोई विशेष अनुभव अगर बताएंगे तो हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा। नमस्ते सर, जय हिंद। मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। जय हिंद अर्जुन। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरी मदर श्रीमती आशा गुप्ता फिजिक्स की प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मेरे फादर श्री अमित गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जब एक परिवार में कोई सदस्य एक ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है तो केवल उस सदस्य का संघर्ष नहीं होता, पूरे परिवार का संघर्ष होता है। एसेंशियली हमारे पास जो हमारा पेपर होता है उसमें हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स के लिए 4.5 घंटे होते हैं, तो एक प्रॉब्लम के लिए 1.5 घंटा। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना समय होता है। तो हमें घर पे काफी मेहनत करनी पड़ती है, हमें प्रॉब्लम्स के साथ घंटों लगाने पड़ते हैं। कभी कभार तो एक एक प्रॉब्लम के साथ 1 दिन या यहाँ तक कि 3 दिन भी लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन प्रॉब्लम्स ढूंढनी होती हैं। हम पिछले साल की प्रॉब्लम ट्राई करते हैं और ऐसे जैसे हम धीरे धीरे मेहनत करते जाते हैं उससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। हमारी सबसे जरूरी चीज हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, जो ना कि हमें मैथमेटिक्स में बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में मदद करती है। अच्छा, मुझे कनव बता सकते हैं कि कोई विशेष अनुभव हो इस सारी तैयारी में, कोई खास जो हमारे नौजवान साथियों को बड़ा अच्छा लगे जान करके? मेरा नाम कनव तलवार है। मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैथ्स मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है और मुझे बचपन से मैथ्स बहुत पसंद है। बचपन में मेरे पिता मुझे पजल्स कराते थे जिससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने ओलंपियाड की तैयारी 7th क्लास से शुरू की थी, जिसमें मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा योगदान है और मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा मुझे सपोर्ट किया। ये ओलंपियाड HPCSE कंडक्ट कराता है और ये एक 5 स्टेज प्रोसेस होता है। पिछले साल मेरा टीम में नहीं हुआ था और मैं काफी करीब था और ना होने पर बहुत दुखी था। तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि या हम जीतते हैं या हम सीखते हैं।
और सफर मायने रखता है, सफलता नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। सफर मायने रखता है, सफलता नहीं। और हमें सक्सेस मिलते रहेगा अगर हम अपने सब्जेक्ट से प्यार करें और जर्नी को एंजॉय करें। तो कहना आप तो मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हो और बोलते हैं ऐसे जैसे आपको साहित्य में भी रुचि है। जी सर, मैं बचपन में डिबेट्स और ओरेटिंग्स भी करता था। अच्छा, अब आइए हम आनंदो से बात करते हैं। आनंदो, आप अभी गुवाहाटी में हैं और आपका साथी रुशील आप मुंबई में हैं। मेरे आप दोनों से एक क्वेश्चन है। देखिए, मैं परीक्षा पे चर्चा तो करता ही रहता हूं और परीक्षा पे चर्चा के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी मैं स्टूडेंट से संवाद करता रहता हूं। बहुत से छात्रों को मैथ से इतना डर लगता है, नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। आप बताइए कि मैथ से दोस्ती कैसे की जाए। सर, मैं रुशील माथुर हूँ। जब हम छोटे होते हैं और हम पहली बार एडिशन सीखते हैं, हमें कैरी फॉरवर्ड समझाया जाता है, पर हमें कभी ये समझाया नहीं जाता कि कैरी फॉरवर्ड होता क्यों है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, हम ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता कहाँ से। मेरा मानना ये है कि मैथ्स एक्चुअली एक सोचने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक कला है, और इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर हम सब मैथमेटिक्स में एक नया क्वेश्चन जोड़ दें, तो ये क्वेश्चन है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों होता है। आई थिंक इससे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट बढ़ सकता है लोगों का, क्योंकि जब किसी चीज को हम समझ नहीं पाते, उससे हमें डर लगने लगता है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि मैथ्स सब सोचते हैं एक बहुत लॉजिकल सा सब्जेक्ट है, पर इसके अलावा मैथ्स में बहुत क्रिएटिविटी भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी से ही हम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोच पाते हैं जो ओलंपियाड्स में बहुत यूजफुल होते हैं। और इसलिए मैथ ओलंपियाड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है मैथ्स के इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। आनंद कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते पीएम जी, मैं आनंद खैरव गुवाहाटी से। मैं भी अभी 12वीं कक्षा पास किया हूँ। यहाँ के लोकल ओलंपियाड में 6th और 7th में करता था, वहाँ से ही हुई। ये मेरी दूसरी आईएमओ थी, दोनों आईएमओ बहुत अच्छे लगे। मैं रुशील जो कहा उससे मैं सहमत हूँ, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिन्हें मैथ से डर है उन्हें धैर्य की बहुत जरूरत है। कि हमें मैथ जैसे पढ़ाया जाता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो रटा जाता है, फिर उस फॉर्मूला से ही 100 सवाल ऐसे करने पड़ता है, लेकिन फॉर्मूला समझे कि नहीं वो नहीं देखा जाता। सिर्फ सवाल करती जाओ, फॉर्मूला भी रटा जाएगा, और एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल गया तो क्या करेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि फॉर्मूला को समझो, जो रुशील कहा था, तो धैर्य से देखो। अगर फॉर्मूला ठीक से समझे तो 100 सवाल नहीं करने पड़ेंगे, 1-2 सवाल से ही हो जाएंगे, और मैथ्स को डरना भी नहीं है। आदित्य और सिद्धार्थ, आप जब शुरू में बात कर रहे थे तब ठीक से बात हो नहीं पाई। अब इन सारे साथियों को सुनने के बाद आपको भी जरूर लगता है कि आप भी कुछ कहना चाहते होंगे। क्या आप अपने अनुभव अच्छे ढंग से शेयर कर सकते हैं? बहुत सारे दूसरे देशों से इंटरैक्ट किया था, बहुत सारे कल्चर्स थे, और बहुत अच्छा था दूसरे स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट करने के, और बहुत सारे फेमस मैथमेटिशियंस थे। हाँ आदित्य, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमें। उधर उन्होंने बर्थ सिटी को घुमा के दिखाया था, उधर बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिखे थे और पार्क्स लेके गए थे, और हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी लेके गए थे, तो वो बहुत अच्छा अनुभव था। चलिए साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस प्रकार के खेल के लिए काफी फोकस एक्टिविटी करनी पड़ती है, दिमाग खपा देना पड़ता है, और परिवार के लोग भी कभी कभी तंग आते हैं, ये क्या गुणा भाग करता रहता है। लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने देश का मान बढ़ाया है, नाम बढ़ाया है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट से बात करके आनंद आ गया। मन की बात से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मैथ्स के इन युवा महारथियों को सुनने के बाद दूसरे युवाओं को मैथ्स को एंजॉय करने की प्रेरणा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब मैं उस विषय को साझा करना चाहता हूं जिसे सुनकर हर भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आपने चराई देऊ मैदान का नाम सुना है?
अगर नहीं सुना तो अब आप ये नाम बार बार सुनेंगे और बड़े उत्साह से दूसरों को बताएंगे। असम के चराईदेव मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। साथियों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चराईदेव मैदान आखिर है क्या और ये इतना खास क्यों है। चराईदेव का मतलब है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल्स, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के शव और इनकी कीमती चीजों को पारंपरिक रूप से मैदान में रखते थे। मैदान टीले नुमा एक ढांचा होता है जो ऊपर मिट्टी से ढका होता है और नीचे एक या उससे ज्यादा कमरे होते हैं। ये मैदान अहोम साम्राज्य के दिवंगत राजाओं और गणमान्य लोगों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का ये तरीका बहुत यूनिक है। इस जगह पर सामुदायिक पूजा भी होती थी। साथियों, अहोम साम्राज्य के बारे में दूसरी जानकारियां आपको और हैरान करेगी। 13वीं शताब्दी के शुरू होकर यह साम्राज्य 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। इतने लंबे कालखंड तक एक साम्राज्य का बने रहना बहुत बड़ी बात है। शायद अहोम साम्राज्य के सिद्धांत और विश्वास इतने मजबूत थे कि उसने इस राजवंश को इतने समय तक कायम रखा। मुझे याद है कि इसी वर्ष 9 मार्च को मुझे अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक महान अहोम योद्धा लसित बोरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला था। इस कार्यक्रम के दौरान अहोम समुदाय आध्यात्मिक परंपरा का पालन करते हुए मुझे अलग ही अनुभव हुआ था। लसित मैदान में अहोम समुदाय के पूर्वजों को सम्मान देने का सौभाग्य मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब चराईदेव मैदान के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का मतलब होगा कि यहां पर और अधिक पर्यटक आएंगे। आप भी भविष्य के अपने ट्रैवल प्लान्स में इस साइट को जरूर शामिल करिएगा। साथियों, अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। भारत में भी इस तरह के बहुत प्रयास हैं। प्रोजेक्ट परी। अब आप परी सुन, कंफ्यूज मत होगा। ये परी स्वर्गीय कल्पना से नहीं जुड़ी, बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। आप देखते होंगे सड़कों के किनारे, दीवारों पर, अंडरपास में बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई दिखती है। ये पेंटिंग्स और ये कलाकृतियां यही कलाकार बनाते हैं जो परी से जुड़े हैं। इससे जहां हमारे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता बढ़ती है, वहीं हमारे कल्चर को और ज्यादा पॉपुलर बनाने में भी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए दिल्ली के भारत मंडपम को ही लीजिए।
यहाँ देश भर के अद्भुत आर्ट वर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में कुछ अंडरपास और फ्लाईओवर पर भी आप ऐसे खूबसूरत पब्लिक आर्ट देख सकते हैं। मैं कला और संस्कृति प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि वे भी पब्लिक आर्ट पर और काम करें। ये हमें अपनी जड़ों पर गर्व करने की सुखद अनुभूति देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात रंगों की, ऐसे रंगों की जिन्होंने हरियाणा के रोहतक जिले की 250 से ज्यादा महिलाओं के जीवन में समृद्धि के रंग भर दिए हैं। हथकरघा उद्योग से जुड़ी ये महिलाएं पहले छोटी छोटी दुकानें और छोटे मोटे काम कर गुजारा करती थी, लेकिन हर किसी में आगे बढ़ने की इच्छा तो होती ही होती है। इसलिए इन्होंने उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने का फैसला किया और इस ग्रुप से जुड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में ट्रेनिंग हासिल की। कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली ये महिलाएं आज लाखों रुपए कमा रही है। इनके बनाए बेड कवर, साड़ियां और दुपट्टों की बाजार में भारी मांग है। साथियों, रोहतक की इन महिलाओं की तरह देश के अलग अलग हिस्सों में कारीगर हैंडलूम को लोकप्रिय बनाने में जुटी हैं। चाहे ओडिशा की संबलपुरी साड़ी हो, चाहे एमपी की माहेश्वरी साड़ी हो, महाराष्ट्र की पैठणी या विदर्भ के हैंड ब्लॉक प्रिंट्स हो, चाहे हिमाचल के भुट्टिकों के शॉल और ऊनी कपड़े हो, या फिर जम्मू कश्मीर के कनी शॉल हो, देश के कोने कोने में हैंडलूम कारीगरों का काम छाया हुआ है। और आप ये तो जानते ही होंगे, कुछ ही दिन बाद 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। आजकल जिस तरह हैंडलूम उत्पादों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वो वाकई बहुत सफल है, जबरदस्त है। अब तो कई निजी कंपनियां भी एआई के माध्यम से हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है। कोशा एआई, हैंडलूम इंडिया, डी जंक, नोवा टैक्स, ब्रह्मपुत्रा फेबल्स, ऐसे कितने ही स्टार्टअप भी हैंडलूम उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि बहुत से लोग अपने यहाँ के ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने में जुटे हैं। आप भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को #MyProductMyPride के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड करें। आपका ये छोटा सा प्रयास अनेकों लोगों की जिंदगी बदल देगा। साथियों, हैंडलूम के साथ साथ मैं खादी की बात भी करना चाहूंगा। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो पहले कभी खादी के उत्पादों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन आज बड़े गर्व से खादी पहनते हैं। मुझे बताते हुए भी आनंद आ रहा है, खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सोचिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए। और जानते हैं खादी की बिक्री कितनी बढ़ी है? 400%। खादी की, हैंडलूम की ये बढ़ती हुई बिक्री बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बना रही है। इस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है। मेरा तो आपसे फिर एक आग्रह है, आपके पास भांति भांति के वस्त्र होंगे और आपने अब तक खादी के वस्त्र नहीं खरीदे, तो इस साल से शुरू कर लें। अगस्त का महीना आ ही गया है। ये आजादी मिलने का महीना है, क्रांति का महीना है। इससे बढ़िया अवसर
और क्या होगा खादी खरीदने के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मैंने अक्सर आपसे ड्रग्स की चुनौती की चर्चा की है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। अगर किसी के पास ड्रग्स से जुड़ी कोई दूसरी जानकारी भी है तो वो इसी नंबर पर कॉल करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साझा भी कर सकते हैं। मानस के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। मेरे प्यारे देशवासियों, कल दुनिया भर में टाइगर डे मनाया जाएगा। भारत में तो टाइगर, बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम सब बाघों से जुड़े किस्से कहानियां सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। जंगल के आसपास के गांव में तो